चलिए आज हम लोग की पॉलिटी की क्लास है और इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, एक शॉर्ट रिवीजन देख लिया जाए ताकि यदि कोई पीछे क्लास में नहीं आया है तो उसका कॉम्बिनेशन बैठ पाए। क्योंकि देखिए कोई भी जो सब्जेक्ट साइंटिफिक तरीके से तब चलता है जब उसे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए। और क्रमबद्ध तरीके से यदि आपको अध्ययन करना है तो पीछे क्या पढ़ाया गया, क्योंकि उससे कंक्लूड होता है, उससे ही जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हमने चालू किया था कि वास्तव में जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीति शास्त्र है, ये क्या है, इस मुद्दे पर ही हम था। तो राजनीति शास्त्र में जो राज होता है उसका मतलब क्या होता है, वो हुआ शासन। नीति का मतलब क्या होता है, व्यवस्था होता है। और शास्त्र मतलब क्या होता है, लिखित अध्ययन। क्या होता है, वो हुआ लिखित अध्ययन। तो हमने देखा कि राजनीति शास्त्र होता है किसी भी देश में शासन की व्यवस्था को यदि लिखित रूप में अध्ययन किया जाए तब उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र। फिर हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र से भी हमने पूछा तो लोकतंत्र ने बताया कि देखिए लोक का अर्थ होता है, लोक का अर्थ क्या होता है, वो हुआ जनता कह लीजिए अथवा लोग कह लीजिए, ठीक है ना, वो हुआ जनता कह लीजिए अथवा लोग कह लीजिए। और तंत्र का मतलब क्या होता है, व्यवस्था ही होता है अथवा शासन की प्रणाली होता है, तंत्र को जिसे अंग्रेजी में सिस्टम कहा जाता है। तो जनता की शासन, अच्छा ये कैसे प्रकार की व्यवस्था है, तो शासन करने की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है। तो जनता की अथवा लोगों की शासन करने की व्यवस्था क्या कहलाती है, लोकतंत्र। अब प्रश्न उठा कि जनता जब शासन करेगी तो कैसे शासन करेगी। लोकतंत्र भारत में लागू हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, पता है आप लोग को, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कोई है तो भारत है। समझ में आया कि नहीं बुआ, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत लागू हैं जो कि अन्य देशों में लोकतंत्र लागू नहीं है जहां पर लोकतंत्र है। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र में तो जनता का शासन होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर आपको ये तब नरेंद्र मोदी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो शासन चला रहे हैं, सरकार शासन चलाती है। तो हमने कहा देखिए जनता का ही वास्तव में शासन होता है, क्योंकि शासन का मतलब ये नहीं हुआ, शासन का मतलब हुआ कि आपके मन मुताबिक कार्य हो रहा है या नहीं। यदि आपके मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है तो आप विरोध करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा। तो लोकतंत्र का मतलब है कि यदि आपके मन मुताबिक सरकार कार्य कर रहा है तब तो बिल्कुल सही है, यदि नहीं कर रहा है तब पर भी आपको विरोध का मौका दिया जा रहा है, अथवा यदि विरोध किए तब पर भी वो नहीं माना, तो अगली बार उसकी सरकार से बर्खास्त करने की क्षमता किसके पास होती है, जनता के पास होती है। इसीलिए इसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। यदि जनता चाह देगी तो कल फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, और यदि जनता नहीं चाहेगी फिर उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये पावर जो है वो हमें लोकतंत्र देता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो क्या होता है, वो आगे बताए थे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। संविधान लिखवाए थे ना जी उस दिन, संविधान लिखवाए थे ना। तो संविधान जो है वो क्या होता है, संविधान मुख्यतः एक प्रकार का दस्तावेज है। क्या है, दस्तावेज। तो वैसा दस्तावेज जो कि पूरे देश पर लागू होता है और उससे शासन को चलाने की व्यवस्था अथवा नियम और कानून उसमें अंकित अर्थात कि लिखे हुए होते हैं। जैसे में कि कह लीजिएगा, मान लीजिए कि लोकतंत्र है, जनता का शासन है, तब तो हर एक व्यक्ति बोलेगा कि हम भी राजा हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, आप राजा हैं, लेकिन यदि देश को चलाना है, जैसे में कि यदि लोकतंत्र में नियम और कानून ना बनाया जाए तो कोई भी अगला व्यक्ति आकर के कुछ भी बोल के चला जाएगा। इसलिए क्या बनाया गया, नियम और कानून बनाया गया। जैसे भाषा को अच्छे तरीके से सुगम रूप में व्यक्त करने के लिए नियम और कानून बनाए गए ना जी। और नियम और कानून जो बनाए गए उसे हम लोग लिखित रूप में अध्ययन करते हैं तो वो व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों को, जैसे में कि आपके घर में भी का नियम कानून होंगे कि चलिए आपको जो है शाम को दूध लाना है, आपको सब्जी, जस बड़ा परिवार होता है तो सबको अपने अपने कार्य बांट दिए जाते हैं और अपने कार्य के अनुसार कहीं भी रहेगा तो उसको कार्य करना है। स्कूल भी नियम और कानून के तहत चलता है कि नहीं, 9 बजे आना है, 4 बजे जाना है, पहली बेल में ये सर आएंगे, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल का आदेश सर्वमान्य होगा, आप यदि ड्रेस में नहीं आए तो आपको बाहर निकाला जाएगा। यदि मान लीजिए नियम और कानून नहीं होता तो कोई चप्पल पहन के गया है, तो कोई कपार में गमछी बांध के गया है, और कोई जो है उसी में पिटाई कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई उसी में खेल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, तो फिर जो है अच्छे तरीके से स्कूल चल सकता है नहीं। लेकिन अच्छे तरीके से यदि स्कूल को चलाना है तो एक नियम और कानून की चार्ट शीट बनाएंगे और स्कूल के दीवार पर साट देंगे, अथवा जब असेंबली लगी होगी, प्रार्थना का समय होगा, सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि ये नियम कानून आपको मानना है। तब अच्छे तरीके से विद्यालय चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अब मान लीजिए किसी दिन विद्यालय 9 बजे लगता है, किसी दिन लग गया 8 बजे,
किसी दिन लग गया 12 बजे। अब किसी को पता नहीं है कि किस दिन कौन सा विद्यालय है, कोई लड़का जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए? कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए नियम और कानून बनाते हैं ताकि अच्छे तरीके से देश अथवा कोई भी कार्य संपन्न हो सके। तो वही बताया संविधान क्या होता है। संविधान वह नियम और कानून होता है जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन का संचालन होता है। संचालन मतलब होता है चलाया जाना। संचालन मतलब क्या होता है? चलाया जाना। तो सुन लीजिएगा ध्यान से, 3 बार बोलेंगे, 3 बार में थ्योरी क्लियर कर लीजिएगा। कोई पूछेगा संविधान क्या है, क्योंकि आगे जो पढ़ाएंगे वह संविधान के 2 अनुच्छेद हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद एक 19 है, 19 में कुछ प्रावधान है। आर्टिकल 19A है, आर्टिकल 19B है, आर्टिकल 19C है। 19 आर्टिकल आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी शहर में गए और कितना बड़ा हॉस्टल हो, कितना भी बड़ा ऑफिस हो, यदि आपको वॉशरूम उसका यूज करना है अथवा आपकी पानी की आवश्यकता है, तो इस स्थिति में 5 स्टार होटल होगा तब पर भी आप फ्री फोकट में जाकर के वहां से पानी ले सकते हैं, उसका वॉशरूम यूज कर सकते हैं। क्योंकि संविधान कहता है कि जनता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका जो है स्थिति दयनीय है, आपको पानी की आवश्यकता है, आप डायरेक्ट जाकर के घुसिएगा, डायरेक्ट एक मैनेजर साहब को बुलाइए आप, आर्टिकल 19A में प्रावधान लिखा हुआ है संविधान में, यदि आप हमको पानी नहीं दीजिएगा तो इसमें आप हम FIR करेंगे, और वो FIR दर्ज होगी और इतनी बड़ी वो केस बनेगी कि उसका जो है जमानत भी जब्त हो सकता है। क्यों जब्त हो सकता है? क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है जिसे सरकार भी नहीं छीन सकता है। याद रखिएगा, सरकार के अंदर भी पावर नहीं है कि वो छीन सकता है। कैसे भी उस, यदि आप हॉस्टल के शरण में चल गए तो हॉस्टल को कैसे भी करके, हॉस्पिटल को कैसे भी करके, अथवा कोई भी ये हो, उसको आपको पानी की व्यवस्था करवानी ही पड़ेगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है, क्योंकि हमारा मूलभूत अधिकार है, इससे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन कहिएगा कि मौलिक अधिकार को कब लिया जाता है? जब आपातकाल लागू होता है। आपातकाल की मतलब जब देश की एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है। एक बार आपातकाल लगा था, कब लगा था वो किसको पता है? इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 ईस्वी में। कब लगा था? भारत के इतिहास में सबसे ब्लैक डे जिसे कहा जाता है, काला दिन जिसे कहा जाता है, 1975 ईस्वी में जो है भारत में आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। और बता दे रहे हैं कि लोकतंत्र क्या कहलाता है। जैसे ही आपातकाल लागू हुआ, जनता उनसे नाखुश हुई और फिर 1977 में उनकी सरकार गिरी, और 1977 में बिना कांग्रेसी पहली बार सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी। मोरारजी देसाई जो थे वो क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तो आप यदि राजा है तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश में लागू क्या है? लोकतंत्र लागू है। क्या है? लोकतंत्र। यानी कि आपको जनता के मन के अनुसार चलना होगा। तो 2 आपको आर्टिकल बताएंगे जो कि बहुत VVI पॉइंट है। पूछता है कि आर्टिकल 19 के बारे में व्याख्या कीजिए, आर्टिकल 15 के बारे में व्याख्या कीजिए। 1 मिनट में समझाएंगे बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले संविधान क्या होता है तो ध्यान से सुन लीजिए। संविधान वह नियम और दस्तावेज होता है। संविधान क्या होता है? नियम और दस्तावेज, जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बुआ खड़ा करके पूछेंगे, संविधान वह नियम और दस्तावेज होता है। अब हो सकता है पिछला बार कोई और डिफिनेशन लिखवाए होंगे, हम बताए हैं कि परिभाषा पग पग पर बदलती है। एक डेग आगे निकल के भैया से पूछबा तो बता दिलो वो अलग है। तो परिभाषाएं बदलती रहती हैं, जो आपको जैसे याद होना है वैसे याद कर लीजिए, और आपको क्लियर होना चाहिए। और जो निचोड़ निकलेगा, जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा, वो एक ही निकलेगा कि संविधान एक प्रकार का नियम और कानून होता है जिसके द्वारा देश चलाया जाता है। तो संविधान क्या होता है बउआ? नियम और कानून, जिसके द्वारा क्या चलाया जाता है? देश चलाया जाता है। अब संविधान के 2 बहुत VVI अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद हम आपको पढ़ाएंगे जिसे आर्टिकल्स कहा जाता है। अब ये आर्टिकल क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद क्या है बउआ? 15। अब अनुच्छेद 15 क्या है, किसी को पता है बउआ? अनुच्छेद 15 जो है वो हमें किसका अधिकार देता है? समानता का अधिकार। किसका अधिकार देता है? समानता। समानता मतलब का। अब ये अनुच्छेद 15 कहता क्या है? केवल सुन लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप बताइए, आज भी और आज से पहले भी हमारे समाज में छुआछूत जैसी परंपरा लागू थी कि नहीं लागू थी? तो मान लीजिए कि आप कहिएगा कि लोकतंत्र लागू है। लोकतंत्र, अच्छा, एक व्यक्ति बोले थे कि लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। समझ में आया कि नहीं बुआ? ठीक है, बिल्कुल आपका बात सही है, बोले थे। तो बताइए कि देश का जनता वो व्यक्ति नहीं है जो पिछड़े वर्ग से आता है? बिल्कुल है। वो भी व्यक्ति देश की जनता ही है जो कि झोपड़ी में रहता है, और वो भी व्यक्ति देश की जनता ही है जो कि महल में रहता है। कहने का मतलब आप समझे? जब संविधान लागू होने से पहले, आज भी हालांकि कहीं कहीं पर है, ऐसी प्रथा व्याप्त थी कि भाई साहब आप निचले हैं, आपके साथ हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं।
आपका छुआ हुआ हम पहनेंगे नहीं, आपके यहाँ का भोजन हम नहीं ग्रहण करेंगे। तो संविधान के निर्माता में जो थे, संविधान का जनक आप जानते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा व्यापक आर्टिकल लिखा था, अनुच्छेद 21 लिखा था। कौन सा अनुच्छेद लिखा हुआ? अनुच्छेद 21। क्या है अनुच्छेद 21 वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए अनुच्छेद 15 क्या है। तो वही समानता, मतलब कि सब लोग क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो जो छुआछूत की प्रथा है, तो उसमें हुआ कि जब तक छुआछूत रहेगा, जब आप देखिएगा 1970 की राजनीति को, तो आप पाइएगा कि देश के बड़े पदों पर केवल कौन लोग व्याप्त थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही लोग देश की गद्दी पर थे। और जो वो एक दिन बोले भी थे कि गरीब और भी गरीब होते जा रहे थे और अमीर और भी अमीर होते जा रहे थे। तो यहाँ पर संविधान के जो निर्माता थे, संविधान सभा में जो बैठे हुए व्यक्ति थे, वो अत्यंत विद्वजन थे। सभी लोग, लगभग उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो कानून की पढ़ाई पढ़े हुए थे। तो प्रश्न उठा कि भाई साहब, जो ये जनता है, इसकी भी बात को हमको सुनना है कि नहीं सुनना है? तभी देश अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। मतलब कि देश आजाद हो जाने के बाद भी छुआछूत का मतलब क्या? उस पर अत्याचार हम कर रहे हैं, उसको हमेशा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये काम तो अंग्रेज भी कर रहे थे, तो अंग्रेजों में हम में अंतर क्या रह गया? तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई साहब, ये हम लोग छुआछूत की प्रथा क्या करेंगे? बंद करेंगे। और क्या लागू करेंगे? समानता। और यदि कोई भी समाज में यदि कह दिया ये छुआछूत, ये जो है निचला है और इसके साथ हम छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, तो आर्टिकल 15 का प्रयोग करके वो सरकार को भी हिलाने की क्षमता उसके अंदर है, क्योंकि ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। क्या है बउआ? मौलिक अधिकार। अब 1 मिनट हम समझने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। मौलिकता का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? मौलिक किसे कहा जाता है? मतलब मौलिक का मतलब होता है वे तथ्य जो यदि ना रहे तो वो कार्य पूरा ना हो पाए, उसे हम लोग मौलिकता कहते हैं। जैसे में कि आपके जीवन का सबसे मौलिक तथ्य क्या है? वस्त्र, भोजन और घर, यही ना मौलिक चीज है। यदि ये ना रहे, इसमें से कोई भी नहीं रहा, तो आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। घर नहीं रहा तो आप कहां पे रहिएगा? रोड पे रहिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चले जाइएगा हवा खाने। आपको कैसे भी एक झोपड़ी का भी निर्माण करना है, लेकिन निर्माण करना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर भोजन, भोजन नहीं है तो फिर उस स्थिति में आपका तो जीवन रहेगा नहीं। और वस्त्र, समाज में अच्छे तरीके से जीवन को व्याप्त करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो ये मौलिकता है। जैसे में यदि पूछा जाए कि बताइए, जो गणित में अंक है, तो अंकों को, गणित में अंकों की संख्या कुल कितनी है बउआ? 10 गो है। कितनी है? 10। तो इन अंकों को मूल संख्या भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठेगा क्यों? तो इस लॉजिक के द्वारा आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी संख्या कुल कितनी है? 10 है। और इनको अंक भी कहा जाता है, और अंक के साथ साथ इन्हें मूल संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बउआ? मूल संख्या। तो कोई बोले कि मूल संख्या क्या है अथवा अंक क्या है, तो क्या है? अब मूल संख्या इसलिए इसे कहा गया क्योंकि यदि ये 0 से लेकर 9 तक की संख्या न हो तो आगे की गिनती बढ़ ही नहीं सकती है। कैसे? अब 9 के बाद बउआ का आवेला बताओ लो तो? 10 आवेला। तो 10 में एगो 1 लेनी नू, एगो 0 लेनी नू, तो 1 भी तो इसी में से आया है, 0 भी तो इसी में से आया है। अब इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी संख्या बोलिए, उसमें इसी में से संख्या निकला होगा कि नहीं निकला होगा? निकला होगा। अब आप खड़े हो जाइए, कोई एगो संख्या अपने मन से बताइए जो 10 के बाद हो। कोई संख्या, कोई भी संख्या, कोई एक संख्या आपको बताना है। 35। अब यहां पर हम 35 लिखे, बैठ जाइए। अब 35 लिखे तो 3 इसी में से आया है कि नहीं आया है? 5 इसी में से आया है कि नहीं आया है? अब आप दुनिया का, अच्छा आप बताइए, कोई एक संख्या बताइए। 45, 45। अब 45 का 4 जो है वो इसी में से आया है कि नहीं आया है? 5 जो है इसी में से आया है कि नहीं आया है? अब दुनिया का कोई भी संख्या लिखिए, इसी में से आया है। तो मौलिकता ये होती है कि यदि कोई भी कार्य होने जा रहा है और उसमें से जो मूल तथ्य को निकाल दिया जाए, तो वो काम पूरा ही नहीं होगा। जैसे में कि यदि पूरी गिनती में से 0 से लेकर 9 तक यदि संख्या को निकाल दिया जाए, तो गिनती आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इसे मूल संख्या कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं बुआ? किसी वस्तु का मूल तथ्य क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? कोई भी वस्तु किस पर टिकी रहती है? धरती, मतलब वही आधार पर टिकी होती है। क्या होती है? आधार पर। तो इसीलिए त्रिभुज में या तो कोई भी वस्तु में क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार। तो यदि पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का मूल क्या है, किसी वस्तु का तथ्य क्या है जिस पर वो टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाएगा? आधार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आधार। तो यदि मान लीजिए कि आधार नहीं होता,
तो क्या ये वस्तु टिकी रहती? नहीं। मान लीजिए कि यदि ये धरती नहीं होती तो बेंच टिका रहता? नहीं। तो ये बेंच के लिए यदि पूछा जाए कि मौलिकता क्या है, तो धरती है। क्या है बउआ? धरती है। तो मतलब कि मौलिकता उसे कहा जाता है कि यदि किसी कार्य में वह तथ्य जो ना हो तो वो कार्य ही पूरा ना हो, तब उसे मौलिकता कहा जाता है। मतलब कि यदि समाज में हर एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से जीवन जीना है तो समानता रहना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए मौलिक अधिकार में इसे रखा जाता है। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है बउआ? 6 गो मौलिक अधिकार है। कितना मौलिक अधिकार है? 6 गो। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद मेरे और 2 ठो है। तो कहने का मतलब है कुल मौलिक अधिकार। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जीके जीएस का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है बउआ? 6। समानता का अधिकार एक प्रकार का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार है बउआ? मौलिक अधिकार। अब समानता का अधिकार किसे कहते हैं अथवा अनुच्छेद, अच्छा समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? 15, अनुच्छेद 15। अब कहता क्या है अनुच्छेद 15 का? हालांकि 15 नहीं देता है, 14 से लेकर 18 तक होता है, लेकिन ये समानता का अधिकार कहता क्या है आपको समझा देते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार बताया गया है, कहां बताया गया है? भारतीय संविधान में। कहां बताया गया है? भारतीय अनुच्छेद 15 के अनुसार भारतीय संविधान में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म, जाति, आगे चल के इसी पर आधारित है एक टॉपिक धर्मनिरपेक्षता, जो कि आपके एग्जाम में भी हो सकता है आया होगा, धर्मनिरपेक्षता। और इसी से इसके एंटी में बैठता है, विपक्ष में एगो होला पक्ष है, एगो होला विपक्ष। तो पक्ष में बैठता है धर्मनिरपेक्षता, तो विपक्ष में बैठता है, विपक्ष में बैठता है सांप्रदायिकता। ये दोनों शब्द आप लोग सुने होंगे। सांप्रदायिकता को कभी कभी न्यूज वाले अराजकता भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बुआ? अब ध्यान देने वाला यहाँ पे बात यह है कि अनुच्छेद 15 क्या कहा? अनुच्छेद 15 के अनुसार भारतीय संविधान में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, अथवा आप किसी भी लिंग के हो, अथवा आप किसी भी क्षेत्र के हो। हमारे समाज में होता है ये महिला है। अरस्तु ने, राजनीति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु ने ये कहा है कि महिलाएं जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिकारी नहीं है। तो इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा और नारा दिया कि सार्वजनिक ही निजी है और निजी ही क्या है? सार्वजनिक है। मतलब कि आपके सोचने का नजरिया है कि महिलाएं कम हैं, महिलाएं कहीं पर भी खड़े होकर के कार्य कर सकती हैं, तो महिला सशक्तिकरण का जो है वो आगे आंदोलन चला। समझ में आया कि नहीं हुआ? तो जो राजनीति शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैं उन्होंने कह दिया कि महिलाएं जो है वो सार्वजनिक स्थान मतलब की होता है जहां पर सभी लोग काम करते हैं, वहां पर महिलाएं काम करने के योग्य नहीं है। अब क्या सोचकर कहे वो, उनकी अपना उनका मत है, लेकिन इसका विरोध किया गया। और तो अंततोगत्वा देख रहे हैं आप लोग महिलाएं कहाँ नहीं है? सेना में है, डॉक्टरी में है, टीचिंग लाइन में है, हर एक लाइन में है। तो इस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ता है। तो समानता में कौन कौन सा चीज के लिए समानता मिला? पहला नंबर जाति, क्या आया? जाति। दूसरा नंबर क्या है बउआ? धर्म, क्या आया? धर्म। तीसरा नंबर आया लिंग, क्या आया? लिंग। और चौथा नंबर क्षेत्र आया। क्षेत्र का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे बिहार है, बिहारी है करके काम नहीं देवे के, बंगाली है इसको काम नहीं देना है। अरे देश सबका है कि नहीं है बउआ? है। तो बिहारी और कहां से आ गया? बंगाली कहां से आ गया? तो इसीलिए क्षेत्र के, मान लीजिए कि आप कहीं पर भी नौकरी करने के लिए दिल्ली में गए, आपको कोई बिहारी बिहारी बोल रहा है, बिहारी मत बोले बउआ, क्योंकि हमारा आधार कार्ड पर लिखा है बेटे कि हम भारतीय हैं। क्या हैं? भारतीय हैं। कहीं पर भी लिखा है कि आप बिहारी हैं ना, भले ही लिखा गया कि स्टेट आपका बिहार है, लेकिन हमारी नागरिकता क्या है? तो हमारी नागरिकता क्या है? भारतीय है। क्या है? भारतीय। वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। तो इसलिए हमारी नागरिकता भारतीय है। तो याद रखिएगा, जाति, धर्म और लिंग के और क्षेत्र के आधार पर समानता देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछेगा कि अनुच्छेद 15 की व्याख्या कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो हमें जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर समानता देता है, उसे ये अनुच्छेद 15 अथवा समानता का अधिकार कहा जाता है। नोट पॉइंट में लिखना है, अनुच्छेद 15 अथवा समानता का अधिकार एक प्रकार का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। हालांकि इससे पहले 7 थी, लेकिन 7वां नंबर जो था संपत्ति का अधिकार था। क्या था बउआ? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति मतलब कि आप जो है वो इतना ही निश्चित संपत्ति अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उस अधिकार को संशोधन करके क्या कर दिया गया? हटा दिया गया कि भाई साहब मान लीजिए कि आप संपत्तियों पर अंकुश लगा दीजिएगा तो देश विकसित कैसे करेगा? पूंजीपति लोग आगे कैसे बढ़ेगा? अब आप लोग, आपके पास हम नियम लगा दिए कि 100 रुपये आपके पास रहना ही चाहिए, तो आप आगे बढ़ पाइएगा?
कितना भी बढ़िएगा तो सही तक जाइएगा, इससे अलावा आगे बढ़ सकते हैं नहीं। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आप जितना संपत्ति बढ़ाना है उतना बढ़ाइए, क्योंकि यदि आपकी संपत्ति बढ़ती है तो किसका फायदा होगा? देश का, क्योंकि देश उस पर क्या ले रहा है? टैक्स ले रहा है। क्या ले रहा है बउआ? टैक्स। तो वही बात है। तो लिखिए, स्टार बना के लिखिए, अनुच्छेद 15। आज आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा बउआ। साथ चलिए हम लोग का आपको रेस का घोड़ा बनाएंगे। अब हाथ ना एक्सप्लेनेशन हाई स्कूल के टीचर से ना दिया, पढ़ले रहबे ना कर लो तो दी लो का कपार। तो चैप्टर निकालेंगे, कथा कहानी लिखा बच के चल दी है। हाँ रीड करवाते हैं। हाँ हाँ, हम लोग के स्कूल में भी एक दो टीचर हैं जो कि रीड करवाते हैं, और लोग को तो किसी को मतलब नहीं है। हालांकि जो हम लोग को पॉलिटी के टीचर थे, जो हमारे सर थे पॉलिटी के, वो ऐसा नहीं करते थे, वो एक्सप्लेनेशन करते थे, लेकिन वो भी 10th लेवल तक करते थे। जब पूछते थे हम लोग प्रश्न तो वो बोलते थे कि तुम लोग 10th में ना है, 10th का लेकर के चलो ना यार, क्या झूठ मूठ का आगे का सोच रहा है लोग। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आप प्रश्न पूछ दिए, हो सकता है आज हम नहीं बता पाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास उतना ज्ञान नहीं होता है, समझ आए कि नहीं। तो हो सकता है आज नहीं बता पाए, लेकिन एक दिन का टाइम ले लीजिए, हम आपको कल बताएंगे, कल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जरूर टीचर में होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं हुआ। लिखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद यहाँ पर लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 15, और एरो बनाइए। लिखिए, यह एक समानता का अधिकार है, यह एक समानता का अधिकार है, यह एक समानता का अधिकार है यह एक मानता जिसमें धर्म, जाति, लिंग तथा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाया जाता। नोट 1, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। यह एक समानता का अधिकार है जिसमें धर्म, जाति, लिंग तथा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाया जाता है। तो मतलब कि क्या, जब ये भेदभाव करने से रोक लग गया तो सभी लोग समान हो गए कि नहीं हो गए बउआ? समान हो गए। बस यही सिद्धांत लागू करना था कि देश के जनता एकदम एक बराबर बा। यदि आप झोपड़ी में रहने वाले हैं, आपकी वोट की संख्या कितनी होगी? 1। और आप महल में रहने वाले हैं, आपकी वोट की संख्या कितनी होगी? 1। तो यही समानता का सिद्धांत कहता है। चलिए, वो बात अलग बात बाटे कि आज वोट बेचल जा रहा बा हमनी के देश में, लेकिन संविधान निर्माता बड़ी कोई सोचना कैसा स्थिति आई, लेकिन अपने अनुसार उन्होंने एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहाँ पे है? भारत। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इतना हो गया जी। नोट 1 में लिखिए, अनुच्छेद 15 या समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। एक क्या है वो पूछ देगा कि बताइए समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखो, एक सामान्य अधिकार होता है। सामान्य अधिकार मतलब कि उसे कैसे भी लागू किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता है, सरकार भी उसे नहीं हटा सकती है। लेकिन जब ऐसा प्रावधान बना दिया है कि जब आपातकाल लागू हो तो मौलिक अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, नहीं तो सरकार को भी उसको हटाने की क्षमता नहीं है। सरकार धड़ाक दे गिर जाए। आपातकाल लागू हुआ ना, अधिकारों का हनन हुआ ना, सरकार गिरा। बिना समय के इंदिरा गांधी का सरकार गिरल रहे, और नया सरकार 1977 में बतौर बिना कांग्रेसी पहला बार सरकार के ऊपर बनल। तो जनता दल के सरकार बनल, मोरारजी देसाई सबसे पहले बिना कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने थे। इतिहास जब आप पढ़ाएंगे तो उस स्थिति में आपको पता चलेगा।
तो अनुच्छेद 15 या फिर समानता का अधिकार कैसा अधिकार है बउआ? मौलिक अधिकार है। अब पूछता है कि बताइए अनुच्छेद 15 कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 19 जो हटे स्वतंत्रता का अधिकार है। काची का अधिकार है? स्वतंत्रता के। तो इस बात को हमेशा याद रखना है और नोट 2 बना के लिख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है? कितना है बउआ? 6 को याद रखिएगा। 11th क्लास में जाएगा तो एक के बारे में विस्तार से व्याख्या करके पढ़ेगा बच्चे। जब आर्ट्स लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का है। हो गया। तो संविधान क्या है? संविधान वह नियम और कानून होता है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है बउआ? कि आर्टिकल 15 क्या है? अनुच्छेद 15 क्या है? तो अनुच्छेद 15 एक प्रकार का समानता का अधिकार है जिसमें धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने से रोका गया है, उसमें प्रतिबंध लगाया गया, उसमें निषेध किया गया है। और ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, जिसको सरकार भी नहीं हटा सकती है। ये सरकार के लिए भी मान्य है क्योंकि ऐसा बनाया ही गया है। और भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। साथ चलिएगा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा, घर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आर्टिकल कौन सा आएगा? वो आर्टिकल 19 आएगा। कौन सा आएगा? 19। कहां से कह दुइये को चीज बोला जाला, स्वतंत्रता और समानता। तो पहला नंबर समानता का अधिकार आ गया। अब स्टार बना के लिखिए कॉपी में, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? तो सबसे पहले समझिए, अभी लिखना नहीं है, कॉलम रख दीजिए, अब समझिए, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिएगा, लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अनुच्छेद 19 बउआ किसका है? अधिकार स्वतंत्रता का। किसका है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता मतलब होता है आजादी। क्या होता है? आजादी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसी आजादी होना चाहिए ना? तो ये अधिकार देता है कैसी आजादी। तो देखिए, धारा 370 जब लागू रहे तो हम लोग के शायद पता हो चाहे नहीं हो पता हो, जब धारा 370 कहाँ पे लागू थी बउआ? कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर जब लागू थी तो वहां पर जा करके कोई दूसरा व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, ना ही अपना घर बार बना सकता है। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा लिया गया तब उस स्थिति में अब आप भी जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर सकते हैं? जमीन खरीद सकते हैं। ये आजादी किसका देता है? तो ये भी कहता है कि आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के हों, आप किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे बिहार का आदमी यदि उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया तो कोई रोक सकता है? जी नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में कुछ घटनाएं हुई जब महाराष्ट्र में, मुंबई में, याद आप लोग जानते हैं भारत की जो वित्तीय राजधानी है किसे कहा जाता है? मुंबई को। और एक सर्वे में पता लगा था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, वो 4 भाग यदि आता है उसके पास तो अपने 4 भाग का 1/4, 1 भाग जो है कहां पे लगा देता है? मुंबई में। सब पैसा मुंबई में इन्वेस्ट होता है। ऐसे कि जितना भी हीरो वगैरह रहता है सब कहां पे रहता है? मुंबई में। मुंबई एक बंदरगाह भी है, सी पोर्ट भी है। तो मुंबई में रिजर्व में, सोचिए पूरा देश के पैसे का 1 भाग मुंबई में लगा दिया जाता है। जैसे ही पैसा आता है वैसे कहां पर डाल दिया जाता है? इसीलिए वित्तीय मतलब कि पैसा वाला राजधानी। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है बउआ? मुंबई। याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि बिहारी लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जब नौकरी करने के लिए गए थे तो वहां से उन लोग को लाठी मारपीट करके वहां से भगा दिया गया था। तो उस समय उन लोगों ने किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था? 19 का। क्योंकि पहले ही संविधान निर्माताओं ने यह सोच लिया था कि ऐसा हो सकता है। बहुत दूरदृष्टि। देखिए, विद्वान लोग जो होते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हैं? भूत देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति के अंदर वर्तमान देखने की क्षमता होती है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं उनके अंदर भविष्य देखने की क्षमता होती है कि आगे चल के 2030 में भारत कैसा होगा, आगे चल के 2045 में भारत कैसा होगा। ऐसे कि उतना वो लोग अध्ययन करके बैठे हैं।
जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो जानते नहीं है जी कि किस प्रकार से काम करना है कि भारत का विकास होगा। वही बात है। तो समझने वाला यहाँ पर बात ये है, उस समय ये हुआ तो इसीलिए वहां पर आजादी दी गई संविधान में कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, आप किसी भी स्थान पर जाकर के भारत के, केवल ये नियम भारत में ही लगे, विश्व का थोड़ी ना ठीका लेगा वो, भारत में कहीं पर भी जा करके क्या कर सकते हैं? व्यापार। क्या कर सकते हैं बउआ? व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार, व्यवसाय। जमीन खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? जमीन। घर बार बना सकते हैं और साथ ही साथ नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19। समझ में है कि नहीं? तो पहला नंबर बोला कि आप यदि किसी भी धर्म, जाति, लिंग यदि क्षेत्र के रहते हैं तो आप सभी लोग समान हैं, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा नंबर बोला गया कि आप बिहार के हों, हिंदुस्तान के किसी भी भाग के हों, आप किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के हों, आप कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं और अपना घर बार वहां पर बना सकते हैं। ऐसा अधिकार कहाँ पे दिया गया? स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया, जो कि आर्टिकल किस में दिया गया? 19 में दिया गया। तो जब तक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 लागू था, तब तक वहां पर अनुच्छेद 19 लागू नहीं हो सकता है। तो जब धारा 370 हटाया गया तब अनुच्छेद लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? हुआ। और अब आप जा करके वहां पर क्या कर सकते हैं बुआ? जमीन खरीद सकते हैं, अपना घर बार बना सकते हैं। तो आप लोग को पता भी होगा। चलिए नोट करिए, नोट करिए, लिखिए, लिखा लो। देखिए, यह एक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह एक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग एवं क्षेत्र के लोगों को भारत के किसी भी भाग में व्यापार, व्यवसाय एवं नौकरी करने आजादी दी जाती है। कहाँ पे? किसी भी धर्म, जाति, लिंग एवं क्षेत्र के लोगों को भारत के किसी भी भाग में व्यापार, व्यवसाय एवं नौकरी करने की आजादी दी जाती है। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जमीन खरीदने का, घर बनाने का। ये नहीं लिखवाए, ज्यादा बड़ा परिभाषा लिखने से कोई फायदा नहीं है, समझ लेना है इसको। नोट बना करके लिख लीजिएगा, नोट 1 में। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह भी, अथवा इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अरे मौलिक लिखे में हालत खराब हो गई। तो याद रखिएगा, यह एक स्वतंत्र, अनुच्छेद 19 किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 15 कौन सा है? समानता का। इसको याद रखिएगा। तो यह एक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग के और क्षेत्र के लोगों को भारत के किसी भी भाग में व्यापार, व्यवसाय और नौकरी करने का आजादी दी जाती है। और यह एक प्रकार का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। चलिए, और 4-5 पॉइंट बच गया है, उसके बाद आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाए। अब जो उसमें बताया गया वो कथा कहानी, और कथा कहानी पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है। जो मेन मेन पॉइंट है
जो कि आपका बेस तैयार करेगा, उससे आपको फायदा होने वाला। कथा कहानी पढ़ने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए हुआ। अब जो है हम लोग का आएगा लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। कौन सा टॉपिक आया लोकतंत्र में? द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद ये क्या है? अब द्वंद्व मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाँ, द्वंद्व मतलब क्या होता है? कौन कौन बता सकता है? द्वंद्व के मतलब होला पहले होते रहे कुश्ती के लड़ाई। हाँ, कुश्ती होता था, लड़ाई होता था, उसे ही द्वंद्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वंद्व। मतलब कि द्वंद्व और वाद का मतलब होता है विचारधारा। क्या होता है? विचारधारा। मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो राय क्या देगा? एक बार फरियाली हो जाओ, यही ना राय देगा। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि शांति से, पढ़ा लिखा व्यक्ति ना शांति से बात करता है, और जो जिसके पास बहुत ज्यादा बल होता है वो कहता है कि तनी मुनी फरियाली हो जाओ। अब तो वही बात होता है। तो द्वंद्ववाद मतलब क्या? जो युद्ध की विचारधारा होती है, युद्ध करने की भावना होती है, इसे ही क्या जाता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। अब लोकतंत्र शब्द आया है तो थोड़ा ये क्रिटिकल हो गया, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा लेक्चर झाड़ना पड़ेगा। अब द्वंद्ववाद जो है इसका सीधा साधा मतलब होता है वैसी विचारधारा जो युद्ध पर आश्रित हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्ववाद। लेकिन लोकतंत्र में भी द्वंद्ववाद है, यानी कि लोकतंत्र में भी अब युद्ध होगा। वो किस प्रकार से होगा इसको आपको हम समझाते हैं। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है? अच्छा बताइए, लोकतंत्र हम लोग के यहाँ लागू हुआ है तो क्या आज हमारे यहाँ दंगे नहीं होते हैं? होते हैं। और यदि हम आपसे पूछे कि दंगों को करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो किसका होता है? नेता। बिल्कुल सही जवाब। पढ़ा लिखल तो बड़ा लो कुछ जानकारी है आप लोग को। तो मतलब क्या है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब क्या होता है? इस एक मिनट में समझ लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण माना तो लोग बुझाला का होला? तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है अपना लाभ लेने के लिए, अपनी संतुष्टि करने के लिए जो आज चल रहा है हिंदुत्व की राजनीति, राजनैतिक प्रोपगेंडा जिसे कहा जाता है, इसमें पूरा समाज मूर्ख बना हुआ है। और जो अपना लाइन पकड़ा है वो सही पकड़ा है। कोई जाके जय हिंद जय भारत करने के जगह पर भारत माता की जय जगह करने का, वो भारत माता की जय का ही नारा लगवाएगा, लेकिन आपको रैली के पीछे पीछे घुमाएगा। और तू खूब तेज बड़ा कि अरे हम तो नेताजी के पीछे पीछे घूमनी। आ नेताजी हमारा के एगो सेल्फी खिंचवैले साथे खड़ा होके, आ उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज जो टेबल पर बैठ करके कलम चला रहा है वो एक दिन इसी कलम से भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कोनो नेता के पीछे दौड़त चलल बड़ा लो ना। जयप्रकाश, आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, लालू जी बैठे हुए हैं ना, जयप्रकाश नारायण के पीछे छात्र आंदोलन में दौड़त रहे लो, पीछे पीछे दौड़त रहे लो। तो तो बनल है एक जना मुख्यमंत्री हवे, समझ में है कि नहीं? दूसरा व्यक्ति भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उसका पूरा परिवार नेते है, और आप लोग पीछे भारत माता की जय के जगह पर भारत नारा, तो भारत माता के जय का लगता है, लेकिन फायदा उसको होता है, उसको तो रैली करना है। समझ में है कि नहीं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या हुआ कि लोकतंत्र में भी ऐसा प्राय हमें देखने को मिलता है कि कोई भी नेता अथवा राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए दो समाज को क्या कर देते हैं? भिड़वा देते हैं, लड़वा देते हैं, युद्ध करवा देते हैं। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहा जाता है। जबकि जनता ये नहीं जानती है, जनता मूर्ख है कि जो वास्तव में देश का राजा है वो कौन है? जनता ही है। कौन है बउआ? जनता। लेकिन जनता मूर्ख बनी हुई है।
तो इसे ही बड़ी अच्छा तरीके से इसको डाला गया है टॉपिक में कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, कि देखिए लोग जानता है, इसीलिए पहले लोकतंत्र डाला है। लोकतंत्र मतलब क्या बोला, लोगों का शासन, लोगों का शासन है, तब पर भी अपने राजा बन के अपने में लड़ल बालो, समझ में आइल कि ना। तो एक समाज ऐसा होता है, एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा होता है जो आपको ही लड़ाएगा। घर में केहू होखेला, लड़ा देगा तुमको, धड़ाक दे लड़ाएगा। तुम अभी लड़ा हुआ है, वो बैठ के कर रहा है तरह के मार दो लो, मारो उसको जल्दी से। एक पैट ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए उसको, समझ आया कि नहीं। तो समझ आया कि नहीं। तो ऐसे हमारे समाज में भी लोग व्याप्त हैं। और समझिए पूरे भारतवर्ष में यही कार्य हो रहा है। मणिपुर का दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था, कि अरे भारत में लोकतंत्र लागू है और मणिपुर में दंगा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है, पंचायती चुनाव चालू हो रहा था। अब तो न्यूज से संपर्क आप में नहीं होगा, न्यूज जो जानता होगा वो जानता होगा, पश्चिम बंगाल में दंगा चल रहा है। क्या जी, तो जो बूथ सेंटर है जहां पे चुनाव में वोट डाला जाता है, उसी पर बम मार दिया, लो लीजिए अब जाइए वोट देने के लिए, रास्ते जाम कर दिया है सब। तो कहने का मतलब है लागू लोकतंत्र, लेकिन इससे भी क्या हो रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ है। जो नेता है वो क्या करते हैं, लड़वाए हैं आपको, आप लड़े हुए हैं, ठीक बात है। यादव जी पंडित जी अपने में बाजल बढ़ा लो, वो फायदा अपना उठा रहा है, समझ में है कि नहीं। हर एक समाज में, और हम अपने आप को कह रहे हैं बउआ, हमारे गांव में भी ऐसी स्थिति है। फील्ड में जाकर बैठिएगा तो यही चालू होता है, कोई एक उसकाएगा उसमें से, उसके बाद चालू होगा। अब लड़ल बड़ा दू जना, पवन खेसारी पर लड़ा है दूगो, समझ में है कि नहीं, और दोनों हाथ मिला रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब लालू जी की बेटी की शादी हो रही थी तो कोई इधर इधर से भरौली वरौली से कोई गया था, नहीं गया था। उसमें कौन गए थे, नीतीश कुमार गए थे, और नीतीश कुमार उस समय विरोधी थे। नरेंद्र मोदी आए थे, नरेंद्र मोदी कट्टर विरोधी हैं। मतलब क्या, सब कोई नेता नेते का सम्मान करेगा। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे सब कोई सम्मान करता है, वो विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो इसलिए अपना कलम बउआ चलाइए। इतना कलम में ताकत होता है, कितना कलम में ताकत होता है वो आप लोग नहीं समझ। आपको एक कहानी सुना देते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए ध्यान से। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो 40 साल से बेचारा केस लड़ रहा था। तो जज भी परेशान हो गए थे। तो जज ने कहा कि देखिए, तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि जज ने अच्छे तरीके से उनके केस को अध्ययन किया, खुद बुजुर्ग व्यक्ति थे। आखिरकार वकील ने बुद्धि लगाई और वकील केस जीत गया। तो जज साहब खूब खुश भइले, बोले कि बाबा, इतना दिन से आप हमारे कोर्ट में केस लड़ रहे थे, 40 साल के बाद आप केस जीत गए, इतनी खुशी की बात है। आप क्या इस पर कहना चाहते हैं। और देखें हमारे कलम की शक्ति, एक बार कलम से मारे कि आपका केस एकदम रफू चक्कर हो गया। बाबा बोला, बाबा मूर्ख नहीं था, बाबा बहुत तेज था। बाबा बोला, महाराज जी वही घड़ी दरोगा हमरा के 10,000 मांगत रहे, आ कहीं ये ऊ कलम चला दल रही, आज हम 40 साल से खड़ा ना रहती। तो कलम वो भी है, जज भी कलमे चलाया, कलम चला दिया कि फांसी हो गया, गईला हवा का, समझ में है कि नहीं। लेकिन दरोगा हो अथवा कोई, हर एक पद का, व्यक्ति विशेष का इज्जत नहीं होता है, कुर्सी की इज्जत होता है। काची की इज्जत होला बुआ, कुर्सी का, समझ में कि ना। हम जैसे बाहर गई हमारी इज्जत करबो कि नहीं, हम नहीं जाना, कौन ठीक नहीं के। लेकिन हे खड़ा बानी, तो जो हमको पद मिला है उस पद की आप इज्जत करते हैं बउआ। तो वही बोला कि यदि दरोगा को हम 10,000 दिए होते तो केसवे हल्का कर देते, चाहे केसवे नहीं लिखता। जब केसवे नहीं लिखता तो इस स्थिति में हम कोर्ट में अबे नहीं करते। तो वहां पर भी कलम का ताकत है कि नहीं। दरोगा के पास इतना पावर होता है कि यदि कलम चला दिया और केस का वजन उठा दिया तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा पावर होता है। सरपंच के पास इतना पावर होता है ना, मिनी जज उसे कहा जाता है। सरपंच यदि लिख करके डाल देगा कि ये गलत है तो उसे न्यायपालिका को भी मानना पड़ता है, इतना पावर है सरपंच। दूसरा चैप्टर पूरा इसी पर आधारित। मुखिया के का पावर होकर, समझ में आया कि नहीं बुआ, इतना पावर होता है। भले आप उसको हल्के में लेते हैं और लोग अधिकार का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, नहीं तो हमारे जैसे आदमी बन जाएगा तो स्थिति सब लोग का सुझा देगा। स्कूल में स्कूल में एक दिन यदि मुखिया घुस गया तो सब जना टंच हो जिला, इतना पावर हटे। मुखिया मतलब का, गांव के पगड़ी प्रतिष्ठा। पहले मुखिया लोग नहीं होते थे। कौन मुखिया बनता था, जो गांव का अग्रज होता था, जो वरिष्ठ होता था। आज नेता बन गिल बड़े, धुरता कोती डाल बड़े, चल दे बड़े, हम नेता हैं, और उसी में नारा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज का कोई बड़ा बूढ़ा ही जो है मुखिया बनना चाहिए, ताकि यदि समाज में बात को रख भी दे तो उसकी बात कोई काटे ना और सभी कोई उसका बात माने। तू बोल दे तो तार बात क्यों मानी, कोई ना मानी। तो उससे कलम की ताकत आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप कलम की कार्रवाई, कागजी कार्रवाई तू करबो, बात से ना मनबो तो फिर लो कागजी कार्रवाई हम करता नहीं। समझ में कि नहीं बुआ। तो ऐसा तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का, एक मिनट में समझ जाइए कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अभिप्राय परिभाषा कैसे लिखा जाता है, ये आपको समझाते हैं।
कॉन्सेप्ट बताएंगे, परिभाषा आप खुद से लिखिएगा। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अभिप्राय यही है कि लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में भी कई जगह पर राजनीतिक दल अथवा नेता अपने फायदे के लिए समाज के कई वर्गों को लड़वाते रहते हैं, और चूंकि जनता ये जानती है कि शासन किसका है, जनता का ही है, तब पर भी हमारे समाज में हमेशा द्वंद्व देखने को मिलता है, आक्रोश देखने को मिलता है और दंगे को देखने को हमें मिलता है। इसी को ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहा जाता है। मतलब कि लोकतंत्र में भी युद्ध की विचारा आज भी जारी है। हमेशा कभी ना कभी आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र लागू होने के बाद भी हमारे समाज में दंगे होते रहते हैं। इसी को ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहा जाता है और कुछ नहीं। इसी लोकतंत्र के द्वंद्ववाद के टॉपिक पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पढ़िएगा तो उसमें ये वाला बताया गया है कि मुंबई में जो है मराठियों ने बिहारियों को किस प्रकार से पीटा, इसी में बताया गया है। वो बताना चाहता है, पुस्तक क्या बताना चाहता है, पुस्तक बताना यही चाहता है बउआ कि लोकतंत्र लागू है, जनता का शासन है, तब पर भी जनता क्या बनी हुई है, मूर्ख बनी हुई है। समझ में आया कि नहीं? धूर्त नहीं है जनता, जनता मूर्ख है। जनता से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि जानते हुए कि हम ही शासक हैं। वो चाहेगी तो एक दिन में सरकार गिर जाएगा। मुखिया के 3 तरीका से सरकार गिरावल जा सकता है, जानता लोग कैसे कैसे। पहला नंबर, वार्ड की संख्या एगो पंचायत में 14 गो खेला, कितना होता है 14। 1/3 यदि वार्ड यदि मुखिया के विपक्ष में यदि अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया, मुखिया धड़ाक दे हट दिए, फिर से मध्यावधि चुनाव चालू हो जाए। यदि फिर से जनता ने विरोध कर दिया मुखिया का और ब्लॉक में जाकर के दरखास्त डाल दिया गया, तो मुखिया को हटना पड़ेगा। तो सरका नंबर प्रकार, सरका नंबर प्रकार ना बता जिम्न तुम ढेर तेज हो जी बोलो, वो तो वही बताई जब पढ़ाई। तो कहने का मतलब क्या है, प्रावधान बनाया गया है। मान लीजिए कि मुखिया किसी की बातें नहीं सुन रहा है, मनमानी कर रहा है, तो 14 में से मात्र कोई को मिलावो, 8 से 9 को अपना और मिलावो, ले ले चलो ब्लॉक में, सीओ भी चलो और डायरेक्टली लिखो कि अविश्वास प्रस्ताव हम डाल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री की सरकार गिरावल जाला। समझ में आया कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जब कांग्रेस डले रहे तो 1 वोट से उनकर सरकार गिरल। समझ जाओ बउआ, इतना अविश्वास प्रस्ताव में दम होता है। 1 साल अभी 1 साल के मतलब बताया गया उसमें, उसके नेता बताए, अटल बिहारी वाजपेयी बताए कि अभी सरकार हमारी युवान है, अभी 1 साल तक हमने सरकार चलाया, तभी आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव डाल दीजिए। तो उस समय वो बोले थे, बहुत क्रोधित थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता हैं कि उन्होंने लगातार 1.5 घंटा तक सदन में बोले थे, और जब कोई भी नेता बोलता है तो सदन में कोई शांति से नहीं सुनता है, लेकिन उस दिन क्रोधित थे, और जब क्रोधित थे तो 1.5 घंटा तक लगातार शांति से सदन उनको सुना। समझ में आया कि नहीं बउआ? एक वाक्य बता दे रहे हैं। वाक्य में हुआ था क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे प्रधानमंत्री थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक फोन करते हैं और बोलते हैं कि अटल बिहारी जी, पाकिस्तान बोल रहा है कि हम भारत पे परमाणु बम फेंकेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि ठीक है, हम भारत का 25% भूभाग जो है वो निछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो शासक देश का शासन संचालन करता है, और वो उसके संचालन में जनता का लाभ निहित होना चाहिए। आप कैसे भी शासन चलाइए, फायदा किसको होना चाहिए? जनता का होना चाहिए। तो पूछेगा लोकतंत्र में क्या द्वंद्ववाद क्या है, नोट कर लीजिए, लिखिए लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। जो आप समझते हैं बिल्कुल वही सही है, और अपना अपना लिखने का तरीका है, बस यही लिखना है कि लोकतंत्र जैसे शासन व्यवस्था में भी क्या होता है, युद्ध देखने को मिलते हैं, दंगे देखने को मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? द्वंद्ववाद। इसके अलावा और इसका कोई ये नहीं है, परिभाषा नहीं है, लेकिन बहुत बीबीआई पॉइंट है, तो इसलिए लिखिए, लिखिए लोकतंत्र में द्वंद्ववाद लिखिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब समझ में आता है क्या होता है? अभिप्राय मतलब होता है मतलब। अभिप्राय मतलब क्या होता है? मतलब। तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब या फिर अभिप्राय यही है कि भारत में हमेशा से कुछ समय अंतरालों पर
मतलब कि कुछ समय के अंतर पर अंतरालों पर लोकतंत्र लागू होने पर भी, या फिर इसको ऐसे लिखिए, जनता का शासन होने पर भी, शासन होने पर भी दंगे देखने को मिलते हैं, इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहा जाता है। बस अब इसको आपको बना करके लिखना है, जैसे लिखना है वैसे आप बहुत ज्यादा बना के लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जो है समाज में दंगे करवाते हैं। वो दंगों का आधार क्या होता है? धर्म होता है, जाति होता है। धर्म और जाति के आधार पर वो दंगे कराए जाते हैं और समाज में बहुत ज्यादा क्षति होती है। आपको सिखाएंगे कि एक एक पाना का उत्तर कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी आप जो है बेसिक स्तर पर चलिए और एक एक चीज को देखने का प्रयास कीजिए। हाँ, जनता का शासन होने पर भी दंगे देखने को मिलते हैं। जनता का शासन होने पर भी दंगे देखने को मिलते हैं। हो गया बउआ? अब दो कॉन्सेप्ट है, वो आज बताएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वर्ण व्यवस्था का, वो आज नहीं बताएंगे, वो अगले बताएंगे और अगला बार में चैप्टर खत्म कर देंगे। एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि समझना है, लिखना केवल नहीं है। लिखने का तो आप लिख ही लीजिए। और 3 गो पॉइंट आप लोग का चैप्टर का बच गया है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद हो गया। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब यही है कि लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था होने, यहाँ पर जो लेखक हैं जो इस पुस्तक को लिखे हैं वो यही दबाव दे करके बोल रहे हैं कि जनता का, किसका शासन? जनता का शासन होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? दंगे हो रहे हैं। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यदि देश का शासक जो राजा है वास्तव में वो कौन है? जनता है। कौन है बउआ? जनता है। लेकिन तब पर भी दंगा हो रहा है तो फिर हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसको और आगे तरीके से बढ़ा करके आप लिख सकते हैं कि उन दंगों का आधार जो होता है वो धर्म लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धर्म लिया जाता है, जाति लिया जाता है। और इसका फायदा कौन लेता है? तो राजनीतिक दल लेते हैं, नेता लेते हैं, और वो हमें मूर्ख। तो ऐसे आप बना करके पूरा व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करना भी आपको सिखाएंगे, लेकिन जब पूरे पुस्तक खत्म हो जाएगी तब सिखाएंगे कि 5 नंबर जब आंसर आ जी तो करके कैसे लिखल जाए। दूसरा का नंबर, अब प्रश्न उतरे के चाहिए कि आप अभी क्यों नहीं बता रहे हैं? तो अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपके पास वैसा कंटेंट है नहीं। हम कितना भी चिक चिक करके बताएंगे आप नहीं लिख पाइएगा। लेकिन जब आप सांप्रदायिकता पढ़ लीजिएगा, जब अराजकता पढ़ लीजिएगा, जब जाति में राजनीति कैसे इंटर करती है, राजनीति में जाति कैसे इंटर करती है, तो इस चीज को जब आप समझना, जब रुझानों का खुलना प्रारंभ होगा, जब पेंच खुले लगी तो स्थिति में सब चीज तार क्लियर हो जाएगी। ये क्लियर हो गया ना बउआ? तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का मतलब यही है कि जनता शासक होते हुए भी क्या है, जो है दंगे हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? द्वंद्ववाद कहा जाता है। अब अगला पॉइंट बउआ लिखवा करके समाप्त करेंगे कि सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन। अब देखो ये पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं? अभी लिखना नहीं है, सुना बताते हैं। विविधता का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? विविधता का मतलब, विविधता का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डाइवर्सिटी कहते हैं। विविधता का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव। अब कैसे है आपको दिखाते हैं। और भारत की पहचान जो है वो अनेकता में ही एकता है। अब कैसे आपको बताते हैं, देखिए। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग का शकल एक जैसा है, सब लोग का रंग रूप एक जैसा है, सब लोग एक ही ड्रेस पहने हैं, सब लोग एक एक चीज खा के आए हैं, सब लोग का घर एक जैसा है, सब लोग के माता पिता एक हैं ना, लेकिन सब व्यक्ति एक साथ हैं कि नहीं है? इसे ही सामाजिक विविधता कहा जाता है। मतलब कि यदि समाज के अलग अलग जाति धर्म के लोग यदि एक ही समाज में एक ही साथ रहते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विविधता। मतलब कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है कि नहीं बोली जाती हैं? तो भरौली गांव में खासा एक ही जाति के लोग बा ना, लेकिन सब लोग एक साथ भरौली गांव में रहता कि ना?
इसे ही क्या कहा जाता है, सामाजिक विविधता। तो हम लोग जो है बड़ा अच्छा नारा है कि अनेकता में एकता, समझ में कि ना। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, सुना ध्यान से, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती, मतलब कि अलग अलग धर्म जाति के तो लोग हैं लेकिन रहते कैसे हैं, एक भाव से, और दैट इज कॉल्ड सामाजिक यानी कि सोशल डाइवर्सिटी, इसे ही सामाजिक विविधता कहा जाता है। पंजाब में व्यक्ति पंजाबी बोल रहा है लेकिन वहां पर बिहारी चला गया तो वो क्या उसके साथ नहीं रह सकता है बउआ, रह सकता है। एक एक कंपनी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब काम नहीं कर रहा है बउआ, कर रहा है। एक ही समाज में अलग अलग धर्म जाति के सभी लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इसे ही क्या सामाजिक विविधता का मतलब हुआ। सामाजिक मतलब हुआ समाज, समाज मतलब हुआ जो हमारा क्षेत्र है। कहने का मतलब है जब एक ही समाज में अलग अलग धर्म जाति लिंग क्षेत्र के लोग जब एक ही साथ रहते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक विविधता। और विभाजन मतलब होता है अलग अलग, मतलब का जब धर्म जाति लिंग क्षेत्र के आधार पर समाज का बंटवारा कर दिया जाए तब उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक विभाजन। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर। काची के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर। अब छोटा सा कहानी सुना देते हैं। अब तय किया गया कि पाकिस्तान और भारत को अलग किया जाए, तो कैसे अलग किया जाए, तो कहा गया कि धार्मिक जनसंख्या के आधार पर इसका विभाजन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अब इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे बाबा, उसके बाद समाप्त करेंगे। कैसे किया जाएगा, अब देखिए, ये हम लोग का भारत, अब थोड़ा सा ले लेना है, आप जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बहुत ये नहीं है, बड़ा नहीं है, बोल बना देते बहुत अच्छे से। मान लीजिए, ठीक है ना बउआ। अब हाँ भारत है, भारत का नक्शा है, समझ में है कि नहीं। हालांकि हम बहुत एक्सपर्ट हैं नक्शा में, हम नक्शा बहुत अच्छा तरीके से खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बताना है तो बता दे रहे हैं। अब भारत में ये वाला जो भाग था है ना, हमने के पंजाब आज कहे नहीं जाइए, हेजे पंजाब बा, ध्यान दीजिएगा पंजाब। और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, आपको पता होगा, तो समझ में है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, यहीं से सिंधु नदी बहती है, समझ में है कि नहीं। पंजाब सिंधु और बगले में गुजरात, समझ में, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा और बगले में महाराष्ट्र है। इसका कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रगान में बताया गया है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता। इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है। भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है, पता है आप लोग को, कौन लिखा है, किस भाषा में लिखे हैं, बंगाली भाषा में। कौन भाषा में, इसमें बताया गया कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत, अर्थात कि भारत के जन हैं, उनकी विचारधारा जो है वो अत्यंत ही सुंदर है, और वो भारत के अधिनायक, अधिनायक मतलब जानते हो क्या होखेला, नायक मतलब होला हीरो, का होला हीरो, नायक मतलब का होला बउआ, हीरो। तो इसमें हीरो के रूप में दर्शाया गया है कि मतलब कि भारत का यदि हीरो कोई है तो उसकी जनता है। कौन है बउआ, जनता। तो यदि विभाजन का आधार दिखा जाए तो एक भाग जो था ये था, और हिजवे बाटे का पश्चिम बंगाल। कौन बाटे, पश्चिम बंगाल। अब एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, और देखिए बहुत भी चीज बता रहे यूपीएससी के क्वेश्चन हटे। एकरा के पूर्व कहल जाला, उत्तर कहल जाला, पश्चिम कहल जाला, दक्षिण कहल जाला, बिल्कुल सही बात है। अब ये तो पूर्व भाग है, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, क्या पूर्वी बंगाल नु कहल चाहते रहे, पश्चिम बंगाल कहे के लिए। हाँ बांग्लादेश का नहीं, ये पहले पूर्वी बंगाल कहा जाता था। बंगाल भी जो था वो बहुत बड़ा था, इसे पहले पूर्वी बंगाल कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, पश्चिमी बंगाल। लेकिन पूर्वी बंगाल में जो सबसे ज्यादा थे वो मुस्लिम थे। कौन थे बउआ, मुस्लिम थे। और यहाँ पर जो ये था पश्चिमी पंजाब था, यहाँ पर कौन थे, मुस्लिम थे। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, काची के आधार पर हुआ, धर्म। मतलब कि जो हिंदू वाला आबादी वाला क्षेत्र बा तो कहाँ जाई, हिंदुस्तान में। कहाँ जाएगा, हिंदुस्तान में। जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है वो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में। तो ये भाग तो पाकिस्तान बन गया, ये भी पाकिस्तान बन गया। समझ, अब पूर्वी बंगाल में चूंकि मुस्लिम है तो क्या बन जाएगा, ये पाकिस्तान बन जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां से यहाँ के बीच में भारत पड़ता है। कौन पड़ता है बउआ, भारत। तो हई तो पूरा बड़ा क्षेत्र भाई, तो पाकिस्तान अपन रोजी रोटी चला लेते रहे। अब हेजा खाती, अब मान लीजिए कि तू भारत के साथ अब बैर मोड़ कर ले लो, लड़ाई ठान दे लो, तो भारत तारा के हेतरियावे दी का, कहियो ना दी, तो अपन को तिया के जाए देवे लो, ना जाए देवे लो, तो वही बात है। तो इसलिए भारत को या तो इस तरफ से जाना पड़ेगा या तो इस तरफ से जाना पड़ेगा, समझ में कि नहीं। तो इस तरफ जो है पर्वतराज हिमालय आपके साथ खड़े हैं, जाइए ना उस तरफ से, ऐसे ही पिटा के आजीब उन्हें। और चीनी चीनी भाई भाई सब खड़ा है, सब तो इधर से जाना पड़ता था, मतलब कि समुद्री मार्ग से, कैसे कि सब क्या है, समुद्र ना है जी, इधर से समुद्र से होते हुए यहाँ पर जाना पड़ता था। तो खर्च लागल कि ना लागल,
लागल। तो इन लोगों को जो है कुछ भी मिल, एगो तो पहले ही गरीब देश पाकिस्तान, गधा देश, गरहों में सर्वश्रेष्ठ गधेष्ठ देश, समझ में आइल कि ना। अब यहाँ पर इन लोग को देने में अभी लोग को कुछ दे ही नहीं रहा था, तो इसने मदद किससे मांगी बउआ? भारत से। कहा कि हमको नया देश बना दीजिए, हमारा प्रारंभ में छोटा छोटा सहयोग करिए, बाद में हम अपना रोजी रोटी चला लेंगे। मतलब कि समझ जा कि कलश की तनी मुनी कर्जा हमके पैसा दो 10 रुपया, हम जब ठीक हो जाए तो तारा के पैसा का कर देम, वापस कर देम। तो भारत लगा तो इसको क्या करेगा, बांग्लादेश बना दिया। क्या बना दिएगा? बांग्ला। और आज भी बांग्लादेशिया जो सब है वो कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल में आकर आता है, समझ में आया कि नहीं। और इसी से ममता बनर्जी जीत जाती है, क्योंकि उन लोग को वहां पर आश्रय देती है। 14 वर्ष तक रही, आपको आधार कार्ड मिल जाएगा, समझ आया कि नहीं बुआ। तो इसलिए जो है ये पश्चिम बंगाल बना। तो ये पहले पश्चिम पूछेगा कि जो बांग्लादेश है वो पहले कौन सा बंगाल था? पूर्वी बंगाल। कौन सा बंगाल था? पूर्वी बंगाल। और अब क्या बन गया है? वो बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया है? बांग्लादेश। लेकिन पूर्वी बंगाल के बाद वो जो है पूर्वी पाकिस्तान बना था। क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान। कैसे कभी पश्चिम के भाग बात करके पश्चिमी पाकिस्तान कल जाता रहे, पूर्वी पाकिस्तान कल जाता रहे। तो पूछ देगा इंटरव्यू में, आप बैठे और कहीं जो पूछ दिया कि बताइए पश्चिम बंगाल भारत के किस दिशा में है, तो क्या कहिएगा? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यदि पूर्व दिशा में है तो इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? तो आप बताइएगा कि देखिए पहले जो बांग्लादेश था उसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, फिर उसके बाद उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। लेकिन फिर जब स्थितियां दयनीय हुई तो भारत के समर्थन के बाद उसे बांग्लादेश बना दिया गया, समझ में कि नहीं। तो इस स्थिति में वो पूर्वी बंगाल का चूंकि पश्चिम भाग था, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। तो यदि धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन भइल कि ना भइल, तो पहले भारत और पाकिस्तान एक ही समाज में था कि नहीं बउआ? था। लेकिन समाज का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? काची के आधार पर भइल? धर्म के आधार पर। तो सामाजिक विभाजन भइल कि ना भइल? भइल। लेकिन हमनियों के यहाँ आजुओ जन बात बंगाली रहे, पंजाबी रहे, लेकिन एक साथ रहे कि ना रहे। तो जब एक ही समाज में अलग अलग धर्म जाति क्षेत्र लिंग के लोग एक ही साथ रहते हैं तब उसे सामाजिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक विविधता। लेकिन समाज जिस दिन धर्म जाति क्षेत्र और लिंग के आधार पर बट जाता है तब उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। कोनो प्रकार के दिक्कत? चलिए स्टार बना के लिखिए सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता बउआ लिखिए बस। सामाजिक विविधता यदि, परिभाषा लिखिए, यदि एक ही समाज में अलग अलग धर्म जाति लिंग क्षेत्र के लोग एक ही साथ रहते हैं तब उसे सामाजिक विविधता कहा जाता है। अब जे ना ये लोग घटे न होइल हो है, अब यूट्यूब से देखेगा वो, तो यहाँ पर रहेगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सामाजिक विविधता मतलब का अलग अलग धर्म जाति के लोग यदि एक ही साथ एक ही समाज में रहेंगे तब उसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक विविधता। अब विपक्ष हो गई, विपक्ष में बैठे कतिया होता है सामाजिक विभाजन, समझ में आयल कि ना। अभी इनका से लड़ाई नहीं है, एगो क्रॉस में आता है, समझ में आया कि नहीं, एगो एंटी में आता है, एगो विपक्ष में आता है। तो विपक्ष हवे इनकर सरकार चलती है। भारत जो है विविधता भरा देश है। विपक्ष में के बात हमनी के लड़ाई हमेशा पाकिस्तान से रहे नु, तो विभाजन भइल बाटे धर्म के आधार पर। तो चलते लिखिए वो स्टार बना के सामाजिक विभाजन। देखिए यदि धर्म जाति लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर किसी भी समाज का बंटवारा हो जाए तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन। जैसे जैसे लिखिएगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। सामाजिक विभाजन क्या है? यदि धर्म, जाति, लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर किसी भी समाज का बंटवारा हो जाए तब उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। नोट कर लीजिए वो। हो गया जी। जैसे में लिख लीजिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। तो जब पाकिस्तान भारत में था तो भारत और पाकिस्तान का समाज एक था कि नहीं? लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो सामाजिक विभाजन होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि पूछ दे एग्जाम में कि बताइए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्या है, पूछेगा, ऑप्शन में देगा सामाजिक विविधता, सामाजिक विभाजन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा? सामाजिक विभाजन। ऐसे कि बंटवारा हो गया, अलगाव हो गया, तो सामाजिक विभाजन है। जैसे में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। 3 पॉइंट बचा हुआ है। पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था क्या है, जिससे जाति का उद्भव हुआ। दूसरा नंबर पॉइंट है सांप्रदायिकता क्या है, और सांप्रदायिकता के विरोध में विपक्ष में बैठेगा धर्मनिरपेक्षता। 3 गो पॉइंट पढ़ाएंगे, किसी भी दिन पढ़ा देंगे आप लोग को, कभी भी, और आप लोग का जो है वो चैप्टर समाप्त हो जाए। उसके बाद एमसीक्यू निकाल करके लाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद जो है 3 गो 4 गो चाहे पूरा बुके खत्म कर देंगे, तब इसका टेस्ट लेंगे। आप लोग तैयार रहिए। अब ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं, बोलत बोलत हमारी हालत खराब हो गई। आप ही के ताइल बनी। बुआ, चलिए, इति श्री रेवा कंडे अद्य शिक्षण समाप्तम। आज के समय में इतना ही। धन्यवाद। फोन करो।